वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। अभी करेंगे बेटा चैप्टर 5। आपका चैप्टर 1 में करा चुके हैं, अब चैप्टर 5 कर रहे हैं डायरेक्ट। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का बीए ऑनर्स में एनईपी में जो सब्जेक्ट लिखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा रही हूँ अभी मैं फटाफट, क्योंकि पेपर अब बिल्कुल नज़दीक है। तो ये करते हैं, ठीक है, ये करा रही हूँ, ये हो चुका है। लिंक नीचे पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा ये चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, अगर अभी करने बैठे तो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला सब्जेक्ट कराओ कराओ, तो इसलिए फटाफट ये सब्जेक्ट उठा रहे। करान तो कुछ और था, बट अभी मैं करा रही हूँ क्योंकि इसकी डिमांड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है, भारत में उपनिवेशवाद के कारण, कॉलोनिज्म के कारण किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जो आज़ादी से पहले की बात है। कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार है, मतलब ये उपनिवेशवाद मैंने आपको चैप्टर 1 में पूरा समझा दिया, अब आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से अगर चैप्टर स्किप हुए तो आपको समझ नहीं आएगा, सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है, समझ आपको आएगा। जो मेन चैप्टर था वो मैंने करा दिया। उपनिवेशवाद, कब्जा जो कर रहा है, एक बड़ा देश आके छोटे देश पे जो कब्जा कर रहा है, उससे नुकसान तो हो रहा है, सभी को हो रहा है, मगर सिर्फ यहाँ पे किसानों की बात हो रही है कि किसानों का किस लेवल पे नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, भूमि अधिग्रहण। अधिग्रहण क्या होता है, कब्जा कर लेना किसी चीज पे। तो इन्होंने क्या किया था, किसानों की जमीनों पे कब्जा किया था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण की और उन्हें कम मूल्य पर खरीद लिया, मतलब ना के बराबर दाम पे खरीद लिया, जबरदस्ती। वो बेचना चाह नहीं थे, जबरदस्ती खरीदे गया, जिससे किसानों की आर्थिक नुकसान, उन्हें बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। करों में वृद्धि, टैक्स को बढ़ा दिएगा इतना ही आसमान छूने वाले दाम पे कि किसान ना दे पाए, बिल्कुल दे ही ना पाए, ऐसे लेवल पे कर दिया। और फिर क्या करते हैं, जब्त कर लेते जमीन के, तुम दे नहीं रहे टैक्स तो अब तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। जानबूझ के टैक्स को इतना हाई रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीनें जब्त हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर कर में वृद्धि की, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ठीक है। फसलों का नियंत्रण, ठीक है, कौन सी फसल करेंगे वो भी ये डिसाइड कर रहे हैं। जबरदस्ती है कि तुम्हें नील की खेती करनी ही पड़ेगी। नील की खेती में क्या था बेटा, एक नीले रंग का पदार्थ बनाया जाता है जिसे नील कहा जाता है, जिसे रॉयल ब्लू कलर बनता है, इंडिगो कलर जैसे कहा जाता है वो बनता है। अब वो नील के जो जड़ें थी उतनी वो थी गहरी कि जमीन बंजर हो जाएगी, और किसानों के पास ले देकर अगर कोई चीज थी तो सिर्फ उनकी जमीन थी। पर इन्होंने क्या कर दिया कि कंपलसरी है कि तुम्हें 15% भाग पे, अपनी जमीन के 15% भाग पे नील की खेती करनी पड़ेगी, ये रूल था। अब जितने भाग पे वो करेगा 15% पे, वो जमीन बंजर, फिर दोबारा करनी पड़ेगी, फिर 15% पे जमीन बंजर हो जाएगी। तो ऐसे करते करते जमीन उनकी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। बट ये अपने हिसाब से फसलें करवा रहे थे कि ये फसल अब होगी। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को फसलों के उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण कर दिया कि तुम कहाँ बेचोगे, कितना बेचोगे, किस दाम पे बेचोगे, क्या बेचोगे, ये सब कुछ खुद डिसाइड करने लग गए, जिससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई, जिससे किसानों की आय कम हो गई, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। साहूकारों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने साहूकारों को किसानों का शोषण करने की अनुमति दे दी। साहूकार कौन होते थे बेटा, ऐसे मतलब काउंसलर्स बना दिए। काउंसलर्स पता है ना आपको, किसी चीज को संभालने के लिए जो वॉलंटियर्स आते हैं, वो के ना, इतना बड़ा एक पूरा गांव है तो इतने परसेंट, इतनी जगह तुम्हारी, एक साहूकार की, इतनी जगह दूसरे साहूकार की, साहूकारों को बांट दिया कि इस एरिया में जितने किसान आएंगे ना, जितनी जमीन आएगी उससे टैक्स तुम्हें लेना है, तुम जितना मर्जी लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें 17% टैक्स चाहिए तो हमें आके दे दो, ऐसे कि हमें 17% टैक्स चाहिए, हमें सिर्फ 17% टैक्स से मतलब है। तुम उनसे कितना ले रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, तुम ऊपर जितना मर्जी ले लो, तुम अपनी खुद की जो कमाई हो कर लो। तो अब ये साहूकार क्या कर रहे थे, ये 17 को ना बेटा 50% करके ले रहे थे। इन्हें अंग्रेजों को तो 17 देना था, तो ये किसानों से 50% ले रहे थे। 50, 60, 70, ये मैं एक अनुमान, मतलब डाटा आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब बेटा क्या है, साहूकारों ने बहुत गलत करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपना फायदा देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूल बनाया ही ऐसा गया था गलत, ठीक है। कृषि संकट, अब क्या, ब्रिटिश सरकार ने नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हो गया। इतनी बुरी हालत चल रही है, टैक्स इतना चल रहा है, नील की तुम खेती करवा रहे हो जिससे बंजर हो रही है जमीनें, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर संकट इतना हो गया कि अब कौन किसान बचे ही कौन सा, अब सभी ने तो आत्महत्या कर ली, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ठीक है, कृषि संकट में आ गई। इन कारणों से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अंग्रेजों ने किसानों का राजस्व, टैक्स लेने के लिए निम्नलिखित 3 प्रणालियों का उपयोग करा। अब ये तो आपको समझ आ गया कि बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे,
गलत गलत फसलें करवा रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, जमींदारों को पावर दे दी कि आप जो मर्जी करो, हमें सिर्फ टैक्स से मतलब है, ऐसे करा इन्होंने। अब ये कि इन्होंने टैक्स बनाने की 3 प्रणालियां बनाए, 3 सिस्टम्स बनाए। तीनों सिस्टम को आपको पढ़ना है। पहला सिस्टम क्या था? जमींदारी प्रणाली, जो हमने अभी पीछे देखा। इस प्रणाली में अंग्रेजों ने जमींदारों को किसान से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी। आपको टैक्स कलेक्ट करना है। जमींदारों ने किसान से अधिक कर वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। मतलब क्या? मान लो 100 रुपए हैं, अंग्रेजों ने मांगे 25 रुपए, कि हमें 25 रुपए चाहिए टैक्स में। लेकिन जो ये जमींदार थे, ये क्या कर रहे थे? 25 की जगह 75 मांग रहे थे किसानों से। सिर्फ उनके पास 25% बच रहा था, उसमें से ये अपना रख के बाकी का अंग्रेजों को दे रहे थे। तो ये बहुत गलत कर रहे थे, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली और जमींदार अब देखो बेटा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जमींदारी प्रणाली और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या अलग है? नहीं, दोनों प्रणाली एक है, बस क्या है, नाम हल्का सा अलग है, बाकी दोनों ही सेम है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली और जमींदारी प्रणाली एक ही प्रणाली के 2 नाम हैं, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदार प्रणाली भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में इसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, जिन्होंने जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दे दी थी। जमींदार किसानों से अधिक राजस्व वसूल रहे थे, अंग्रेजों को देते थे। इस प्रणाली में जमींदारों की जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था, पूरे पावर इनके हाथ में आ गई थी और वे किसानों के राजस्व वसूल देते। यह प्रणाली भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों से अधिक राजस्व वसूलना था। तो इसका मकसद ये था ज्यादा से ज्यादा कर वसूलो। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जमींदारी प्रणाली के दूसरा नाम है, मतलब सेम नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। या तो आप स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लिखो या जमींदारी प्रणाली को, बात वही है। सेकंड प्रणाली का नाम क्या है? महालवारी प्रणाली। इस प्रणाली में अंग्रेजों ने किसानों से सीधा राजस्व वसूला। इन्होंने ये वाली बात जब नोटिस करी ना कि ये मतलब हमारे पास कम पैसा आ रहा है, बीच में जो बिचौली है, जमींदार है, ये ज्यादा ले रहे हैं, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम डायरेक्ट किसानों से ही ज्यादा ले लेते हैं। हम क्यों 25% ले रहे हैं, हम ही ले लेते 50%, है ना। 50% 75% हम ही लेते हैं। किसानों को अपनी जमींदारों के हिसाब से राजस्व देना होता था। इसमें इन्होंने बताने कि जिसके पास जितनी जमीन है उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा जमीन तो ज्यादा टैक्स दो, जिसके पास कम है तो कम दे दो, ऐसे। रैयत वाली प्रणाली में क्या है? इस प्रणाली में अंग्रेजों ने किसानों को सीधा राजस्व देने की जिम्मेदारी दी। किसानों को अपने जमीन के हिसाब से राजस्व देना होता था और उन्होंने जमींदार का मालिकाना हक भी मिल गया था। अपनी खुद की जमीन के वो खुद मालिक थे। इस प्रणाली में किसान का आर्थिक बोझ बढ़ गया और उन्होंने बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। अब क्या कि पहले तो जमींदार जो थे वो ले रहे थे, अब ये अंग्रेज डायरेक्ट आके बहुत ज्यादा दुगना तिगना लगान लेने लग गए। घूम फिर के हर व्यवस्था में, चाहे कितनी भी व्यवस्था आई, किसानों का शोषण ही हुआ है, ठीक है। अब बेटा जिन्होंने टैक्स लगाए 3 प्रकार के, माहलवारी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था जिसे कहा जाता है, इससे हुआ क्या? परिणाम क्या निकल के आए? तो क्या है, किसानों का बहुत बड़े लेवल पे शोषण हुआ। इस प्रणाली से किसानों को शोषण हुआ क्योंकि उनको अधिक राजस्व देना पड़ रहा था, टैक्स उन्हें बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था, ठीक है। स्थिति उनकी खराब हो गई। आर्थिक असमानता, इस प्रणाली से आर्थिक असमानता बढ़ गई क्योंकि जमींदार बहुत अमीर हो गए, साहूकार अमीर हो गए और किसान क्या हो गए? बिल्कुल गरीब हो गए। कुछ का पैसा बहुत बन गया, कुछ का जीरो हो गया। कृषि संकट में आ गई। इस प्रणाली से कृषि संकट पैदा हो गया क्योंकि किसानों ने अपनी जमीनों का मालिकाना हक खो दिया। उनके पास जमीनें नहीं बची, जमीनें बंजर हो गई, खराब हो गई, टैक्स दे दे के बेचारे कर्जे में डूब गए, फिर आत्महत्या कर ली। तो किसानों का बहुत नुकसान इसमें हुआ। सामाजिक विकृति, इसमें क्या है? इस प्रणाली से सामाजिक विकृति हुई क्योंकि जमींदार और साहूकार समाज के उच्च स्थान प्राप्त कर गए, वो बहुत अमीर हो गए। साहूकार जितने भी थे, जमींदार थे, वो बहुत अमीर हो गए, जबकि किसान निम्नतम स्तर पर चले गए। तो ये बहुत बड़ी खाई बन गई अमीर गरीब की। स्वतंत्र संग्राम, अब इससे क्या होगा? लड़ाई की भावना जगेगी क्योंकि जब इतना गलत हो रहा है और किसानों को पता है कि हमें आत्महत्या ही करनी है, हमें मरना ही है, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे तो अंग्रेज हमें वैसे ही मार देंगे, तो फिर लड़के मरते हैं। तो इस प्रणाली से किसानों ने असंतोष बढ़ा, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। एक भावना जग गई कि भाई अब लड़ना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं बचा है, अंत हमारा विरोध ही होगा और इनको जान से मार के फिर हम मर जाएंगे। अंग्रेजों को मारते हैं पहले। तो इस प्रभाव से भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। मतलब ये कि बहुत गरीब करके चले गए तो किसानों की हालत खराब हो गई, और जो आज तक भी खराब ही है, बेचारे किसान गरीब ही थे, गरीब ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए वो।
भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के कारण उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी हमने किसका पढ़ा? किसानों का, पूरा पढ़ लिया। अब उद्योगों का देखेंगे कि जो अंग्रेज आए तो हमारे जो व्यापारी थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखो ये जब यहाँ आए थे तो व्यापार करने ही तो आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने व्यापारियों का बहुत बुरा हाल करा, सारे व्यापार छीन लिए, हमारा जो भी सामान बन रहा था उस पर हाई लेवल का टैक्स लगा दिया कि जब वो सामान वहाँ बाहर जाएगा दूसरे देशों में बिकने के लिए तो टैक्स लगेगा, इतना महंगा सामान कोई खरीदेगा नहीं। और खुद का सामान पे कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, ये सस्ता कर रहे थे, तो जनता तो सस्ता चीज़ें खरीदेगी ना। तो भारतीय जो चीज़ें थी ना मेड इन इंडिया वो जीरो हो गई, उनको कोई नहीं खरीद रहा, स्वदेशी चीज़ों को वैल्यू जीरो, और जो इनका सामान था वो बिक रहा धड़ल्ले से। और सारा कच्चा माल भी हमसे लेके जाते थे सस्ते से सस्ते दाम पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे, हमारा कोई प्रॉफिट, कहीं से हमारा प्रॉफिट हो ही नहीं दे रहे थे ये। तो ये क्या, उद्योगों का विनाश हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने के लिए कई नीतियां लागू करी, अलग अलग रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे हमारा बहुत लॉस हो रहा था। जैसे कि भारतीय कपड़ा उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश कपड़ा आयात करने का अनुमति दे दी। मतलब क्या कि ब्रिटेन से कपड़ा यहाँ आएगा उसकी अनुमति दे दी, और जो टैक्स होते हैं ना एक देश से दूसरे देश में आने के टैक्स लगते हैं वो सब जीरो कर दिए, ताकि सस्ता पड़े, यहाँ पे आके सस्ता माल बिके, जनता सस्ता माल खरीदेगी। जनता ये थोड़ी देखी क्योंकि मेड इन इंडिया है ब्रिटेन, वो देखेगी सस्ता माल कौन सा है। तो हमारे जो खुद के स्वदेशी काम वाले थे ना, हमारे व्यापारी थे, वो बेचारे ठप हो गए सारे। नए उद्योगों की स्थापना में बाधा, नए उद्योग स्थापित होने दे नहीं रहे, पुराने वाले ठप हो गए, नए बनने नहीं दे रहे। ब्रिटिश सरकार ने भारत की नई उद्योगों की स्थापना को रोकने के लिए कई बाधाएं डाली, जैसे कि उच्च शुल्क और कर, टैक्स इतना बढ़ा दिया कि कोई बंदा कर ही ना पाए काम। वो बेचारा करेगा कैसे? काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा इतना, टैक्स इतना लगा दिया कि नहीं कर पाए। आयात निर्यात नीतियां, बेटा आता है ना जब सामान इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसकी नीतियां बहुत ऐसी कर दी कि इनका फायदा और हमारा नुकसान। ब्रिटिश सरकार ने भारत पे आयात निर्यात नीतियों में किया, जिसमें भारतीय उद्योगों को विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की मुश्किल हुई। मतलब हमारा जो सामान यहाँ से बन रहा है वो बाहर जा भी रहा है तो वो चल ही नहीं रहा, कोई उसे खरीद ही नहीं रहा। क्यों? इतना टैक्स लगा दिया, वो इतना महंगा हो गया तो कोई नहीं खरीदेगा। कहीं भी चला जाए दुनिया के कोने में इतनी महंगी चीज कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हमारा सारा सामान, हमारा सारा माल ठप हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, इन्होंने क्या करा बेटा, हमारे पास जितने प्राकृतिक संसाधन थे ना, जैसे लोहा, कोयला, वनस्पतियां, तेल वेल, सब कुछ बेहिसाब शोषण। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रकृति का संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण करा था हाई लेवल पे। आर्थिक विकास का बाधा, इतना जब शोषण कर रहे थे विकास कहाँ से ही होगा, है ना। ब्रिटिश सरकार ने नीतियों से भारत के आर्थिक विकास में बाधा आई, क्योंकि उद्योगों को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का समर्थन में कमी थी। संसाधन वगैरह सारे लूट लिए थे तो बच ही नहीं रहा तो कुछ। इस प्रभाव से भारतीय उद्योगों में बहुत नुकसान हुआ और यह प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, चैप्टर 5 यहाँ पे खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।